हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.3 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट के पूरे विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो हम लोगों को आज पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का गुणन। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आइदर ए वेक्टर और ए स्केलर, यानी कि दो वेक्टर को जब प्रोडक्ट किया जाता है ना, दो सदिश को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो या तो वो वेक्टर भी होता है और एक स्केलर भी होता है ना। यानी दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश भी होता है और एक अदिश भी होता है, यानी एक वेक्टर भी होता है और एक स्केलर भी होता है, जिसके कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा कि दो सदिशों को गुणा करें तो दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश भी होता है और एक अदिश भी होता है, जिसके कारण इसे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को दो भागों में बांटा गया है। जैसे आप सिंपल समझिए कि आपको चावल और दूध दिया जाए तो बोला जाए कि इससे दो चीज़ बना सकते हैं। आप दूध और चावल को एक साथ मिला करके उबाल करके उसे बनाएंगे तो खीर बन जाएगा, और दूध को अलग उबाल देंगे, चावल को अलग हम लोग पानी डाल के उबाल के बना देंगे उसे, तो दूध और भात हम लोगों का बन जाएगा। यानी कि दूध और चावल से हम लोग दो प्रकार का व्यंजन बना दिए, दूध भात और खीर बना दिए। इसी तरह से इसमें समझिए कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, है ना। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है ना। जैसे आपको अभी बताया कि दूध और चावल से आप खीर भी बना दिए, दूध भात भी बना दिए। अब आपको देखना है, आपके हाथ में है, जब आपको मन करे तो आप दूध भात बना देंगे, जब मन करे तो उसे आप खीर बना देंगे, है ना। अब आपको किस चीज़ की आवश्यकता है आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जो है ये नहीं सोचना है कि हम कैसे जानेंगे कि इसमें हमको खीर खाने की ज़रूरत है, कैसे जानेंगे हमको दूध भात खाने की ज़रूरत है ना। तो ये आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपको ये सारा चीज़ का पता चल जाता है। तो देखिए, जिसके कारण प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणन, और दूसरा को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, दो सदिशों का बिंदु गुणन। तो प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयर प्रोडक्ट इज डूइंग बाई डॉट प्रोडक्ट। यानी जिन दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होता है, जिन दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होता है, उनका गुना डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है, उनका गुना डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है। यानी कि दो सदिश को गुना करके अगर हमें एक स्केलर लाना हो, दो वेक्टर को गुना करके एक स्केलर लाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डॉट करना पड़ेगा, है ना। एज जैसे तो ए डॉट बी इक्वल टू स्केलर, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, एफ यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों को गुना करते हैं तो डब्ल्यू मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस आप याद रखे होंगे। तो इसमें डॉट किया जाता है क्योंकि दो वेक्टर को गुणा करने पर एक आपको क्या लाना है, स्केलर लाना है ना। तो ध्यान में रहेगा कि दो वेक्टर्स का गुणनफल सदिश भी होता है और अदिश भी होता है, जिसके कारण इसे दो भागों में बांटा गया है, एक में डॉट प्रोडक्ट, दो में क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो जिन दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उनका गुना डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है। और जिन इसके बाद देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दो सदिशों का गुणनफल कार्तीय गुणन। तो प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयर प्रोडक्ट इज डूइंग बाई क्रॉस प्रोडक्ट। यानी जिन दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि होता है, उनका गुना क्रॉस प्रोडक्ट से किया जाता है। तो आ गया बात समझ में कि दो वेक्टर्स दिया है ए और बी, आपको अगर स्केलर निकालना है, स्केलर चाहिए तो दोनों का डॉट कर दीजिएगा, और वेक्टर चाहिए तो दोनों को क्रॉस कर दीजिएगा, है ना।
तो जिन दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होता है उनका गुना डॉट से करते हैं, और जिन दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि होता है उनका गुना क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। जैसे आपका यहाँ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर को आप क्रॉस किए तो आपको क्या मिला, तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे डॉट प्रोडक्ट को और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिटेल्स करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का बिंदु गुणन। इसको एक और नाम दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन भी इसे कहते हैं। इसका एक और नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का अप्रत्यक्ष गुणन। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, अगर हमें गुना करके स्केलर लाना है तो उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यहाँ पे आपका रहना चाहिए ए एंड बी। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर्स ए और बी के, या दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से डिनोट किया जाता है। एंड इज डिफाइंड बाई, और इसे डिफाइन किया जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। यही इसका डिफिनेशन है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से, ए या डॉट बी से डिनोट किया जाता है, जहाँ ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। यही इसका डिफिनेशन है। वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहाँ थीटा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है, एक कोण होता है, और थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर और बड़ा, या 0 रेडियन के बराबर और बड़ा, 180 डिग्री के बराबर या छोटा, यानी पाई रेडियन के बराबर या छोटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हिंदी में कि दो अशून्य सदिशों के बिंदु गुणनफल को ए डॉट बी से सूचित किया जाता है, तथा इसे ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा से परिभाषित किया जाता है ना, जहाँ ए और बी के बीच का कोण थीटा है, एवं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर और बड़ा, और पाई रेडियन के बराबर या छोटा है ना, यानी 0 डिग्री के बराबर या बड़ा और 180 डिग्री के बराबर या छोटा होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक वेक्टर मान लीजिए कि यहाँ से आपका चला गया ऐसे ओ ए, और दूसरा वेक्टर आपका यहाँ से ऐसे चला गया ओ बी, तो दोनों के बीच में जो एंगल है इसी को थीटा से डिनोट करते हैं। ये आपका वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कॉस थीटा। तो चूँकि ए का मॉडुलस कुछ ना कुछ मिलेगा कांस्टेंट, बी का मॉडुलस भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, दोनों के बीच में कुछ एंगल है उस पर कॉस अप्लाई किए तो ये भी कांस्टेंट मिला, तो सभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए तो एक स्केलर मिला। इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि ए डॉट बी हमेशा एक स्केलर होता है। अगर इसमें बी डॉट ए बोले निकालने के लिए तब हो जाएगा बी का मॉडुलस और ए का मॉडुलस, कॉस कितना हो जाएगा बताइए, तो ए डॉट बी, तो ए से बी की तरफ एंगल बना था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस हो गया। अब बी डॉट ए कर रहे हैं, यानी कि बी से ए की तरफ एंगल बनेगा तो थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस थीटा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज में बन रहा है, तो ये हो गया माइनस थीटा। तो बी का मॉडुलस ए का मॉडुलस है, तो इसे हम ए का मॉडुलस अब बी का मॉडुलस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 3 या 3 गुना 2 तो बराबर ही होगा, लेकिन कोस माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हैं यहाँ ए डॉट बी। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हो गया वेक्टर ए डॉट बी, तो इससे स्पष्ट होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो कम्यूटेटिव होता है। अब इसके बाद हम लोग एक और छोटी सी चीज़ यहाँ समझेंगे, प्रोजेक्शन। क्या समझेंगे, प्रोजेक्शन, इसको हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं।
इसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, शायद आप पढ़ कर के भुला गए हों या कुछ भुलाए हों, कुछ याद हो। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई एक लाइन दिया हुआ है L, और इसके सामने यहाँ कोई लाइन सेगमेंट दिया है ना, AB। इस AB का प्रोजेक्शन आपको इस L पर निकालना है। तो इसके लिए A से इसके सामने वाला जो L है इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, लंब डाला जाता है L। फिर जो B है, इस B पॉइंट से भी हम लोग इसके सामने वाला पर परपेंडिकुलर डालते हैं M। और जो L से M तक की दूरी है, तो इसी LM को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन L, या प्रोजेक्शन ऑफ AB along L, या प्रोजेक्शन ऑफ AB इन द डायरेक्शन ऑफ L। तो इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो L से M तक की डिस्टेंस है, L से M तक की दूरी है। ठीक है। या मान लीजिए कि इस फिगर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। आपका जो है L यहाँ से जा रहा है इस तरह से, ये हो गया आपका L, है ना, और इसी पॉइंट से आपका इस तरह से चला गया AB। तो आपको करना क्या है, तो A से लंब डालना है इस L पर, और B से लंब डालना है L पर। तो A से लंब डालेंगे तो इसी बिंदु पर आ जाएगा। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर होता तब ना लंब डालते, तो इससे लंब डालेंगे तो उसी पॉइंट पर रहेगा, लेकिन B से लंब डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका नाम अगर N दें तो यहाँ AN को क्या बोलेंगे, तो यहाँ AN को कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन L, की AB का प्रोजेक्शन है L पर। कौन, तो A से N तक की दूरी, A से N तक की दूरी क्या है, तो प्रोजेक्शन है AB का, है ना। ये आपको इसलिए बताए कि आगे हम आपको बताने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और उसमें प्रोजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझते हैं। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से आपका यहाँ कोई पॉइंट O है, और O से आपका यहाँ A की तरफ दिशा में जो है एक वेक्टर जा रहा है जिसका नाम है वेक्टर A। फिर यहाँ O से ही यहाँ पे B तक कोई वेक्टर जा रहा है, इसकी दिशा का पोजीशन वेक्टर का नाम है वेक्टर B। ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम इस पॉइंट O से O पर ही लंब डाल दिए, फिर पॉइंट O B से भी हम लंब डाल दिए, मान लीजिए कि BM लंब डाल दिए हम A पर, वेक्टर A पर, तो यहाँ O से M तक की दूरी को कहेंगे OM क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, या प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA। तो OB की दिशा का पोजीशन वेक्टर B है और OA की दिशा का पोजीशन वेक्टर A है, तो इसको आप कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, यानी B का प्रोजेक्शन A पर। ठीक है। या आप A से अगर परपेंडिकुलर डाल दें, A से अगर परपेंडिकुलर डाल दें, है ना, और यहाँ O से लंब डालें तो O पर ही रह गया, A से लंब डालें तो यहाँ आ गया, मान लीजिए AN। तो O से N तक की दूरी को हम लोग कहेंगे, ON को कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, यानी वेक्टर A का प्रोजेक्शन B पर। आइए इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। यहाँ नोट करते हैं, इन ट्रायंगल OMB V है। तो OMB से हमें ज्ञात है कि अब इसमें कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा इसलिए निकालेंगे कि ये डॉट B में A का मॉडुलस B का मॉडुलस कोस थीटा आता है, इसलिए हम लोग कोस थीटा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो क्या होता है कोस थीटा इक्वल टू B/H। तो B हो गया आपका OM, H हो गया आपका OB, यानी इसको जो है इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो OM बराबर हो जाएगा OB कोस थीटा।
तो ओ बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं वेक्टर बी का मॉड्यूलस आई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल, है ना। अब चलते हैं ओ एन ए में। ठीक है, ओ एन ए वी है। ठीक है, तो ओ एन ए में जब हम लोग पहुँचते हैं तो इसमें नोट करेंगे कोस थीटा इक्वल टू, तो देखिए इसमें कोस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो ये वाला पी है 90 के सामने वाला एच है, तो बी बच गया ओ एन, यानी कि ओ एन बाई एच हो गया क्या, तो ओ ए, है ना। फिर यहाँ पे कोस थीटा बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा ओ ए कोस थीटा, या ओ एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ ए, तो ओ से ए तक की दूरी का मतलब हुआ कि वेक्टर ए का मॉड्यूलस आई इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम नोट करते हैं, है ना, कि सिंस, यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं, सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कोस थीटा। ठीक है, तो ए का मॉड्यूलस रहने दिए, अब बी का मॉड्यूलस कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, इस तरह से रख देते हैं बी का मॉड्यूलस कोस थीटा। ठीक है, तो ए का मॉड्यूलस अब बी का मॉड्यूलस कोस थीटा का मान देखिए क्या है। तो यहाँ बी का मॉड्यूलस कोस थीटा के स्थान पे क्या है, ओ एम है। बी का मॉड्यूलस कोस थीटा के स्थान पे इसका नाम मान दीजिए इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये जो निकला है इसका नाम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना के स्थान पे ओ एम, है ना, यहाँ बगल में लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज किए। तब यहाँ हम लोग देखेंगे दिस इम्प्लाई, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या मिला, तो ए का मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस ऑफ ए ओ एम, तो ओ एम क्या है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए पर, तो ए का मॉड्यूलस इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी कि ए का मॉड्यूलस तो बी का प्रोजेक्शन, यानी ए डॉट बी का मान आपको मिला कि वेक्टर ए का मॉड्यूलस आई इंटू बी का प्रोजेक्शन। फिर यहाँ पे नोट करते हैं अगेन पुनः, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, तो ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कोस थीटा, और बी का मॉड्यूलस को हम बाहर छाटें तो ए का मॉड्यूलस कोस थीटा, तो यहाँ बी का मॉड्यूलस इनटू ए का मॉड्यूलस कोस थीटा का मान इक्वेशन 2 में यूजिंग इक्वेशन 2 में यूज करें तो हम लोग इसका मान निकाले हैं ए का मॉड्यूलस कोस थीटा का मान ओ एन, तो यहाँ पे हम क्या नोट कर देंगे ओ एन। फिर आप देखिए कि ओ एन क्या है, इस फिगर में देखिए ओ एन क्या है, तो ओ एन जो है वेक्टर ए का मॉड्यूलस है वेक्टर बी पर, तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वेक्टर बी पर, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नोट कर देंगे कि दिस इम्प्लाई, तो ए डॉट बी इक्वल टू, है ना, ए डॉट बी इक्वल टू, तो बी का मॉड्यूलस तो ओ एन यानी कि ए का प्रोजेक्शन, तो यहाँ नोट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ यही निकल रहा है कि ए डॉट बी का मान जो है ए का मॉड्यूलस तो बी का प्रोजेक्शन, या ए डॉट बी इक्वल टू बी का मॉड्यूलस तो ए का प्रोजेक्शन, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसमें से किसी एक का मॉड्यूलस तो दूसरा के प्रोजेक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज भी समझते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का गुण। सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी भूले नहीं,
है ना। प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी को याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाने में आपको समस्या नहीं होगा। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। दूसरा नंबर में याद रखना है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है, यानी कॉम्यूटेटिव होता है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, जो आपको हम कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो एक नंबर हो गया दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होता है। दो में हो गया दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है, यानी कम्यूटेटिव होता है, अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तीसरा नंबर में है कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो, है ना। तो थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा? तो जब मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर इधर जा रहा है ना, ओ ए की दिशा में जा रहा है यहाँ पे, या ए बी की दिशा में जा रहा है वेक्टर ए, और वेक्टर बी भी मान लीजिए कि वो भी इसी की दिशा में जा रहा है ना। इसका नाम सी हो गया, ये जो है आपका वेक्टर बी है। तो दोनों के बीच में आपको 0 डिग्री का कोण बना, क्योंकि अगर वेक्टर ए यहाँ पे है, थोड़ा सा भी अगर ऊपर रहता तब ना इसके बीच में कोण बनता वेक्टर ए और बी के, लेकिन दोनों का कोण 0 हो गया, तो दोनों एक ही रेखा पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तब देखिए क्या हो रहा है। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 देन कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है ना। और ए डॉट बी का मान जब आप निकालेंगे तो ए डॉट बी का मान क्या होता है? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो ए का मॉडुलस को ए से, बी का मॉडुलस को बी से डिनोट किया जाता है। कॉस थीटा का मान 1 आया, यानी कि ए डॉट बी का मान ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू 0 देन कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। अर्थात दो सदिश, है ना, दो वेक्टर यानी दो सदिश एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हो, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि दो वेक्टर एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हो, है ना। जब अर्थात दो सदिश एक ही रेखा पर एक ही दिशा में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर होता है। ठीक है, यानी दोनों के मॉडुलस के, है ना, गुणनफल के बराबर होता है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसका प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि एक जो है आपका वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, एक इधर जा रहा है वेक्टर ए और दूसरा आपका ऊपर जा रहा है वेक्टर बी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो देन कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है, और चूंकि ए डॉट बी तो ये हो जाएगा ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस और कोस थीटा। तो ए का मॉडुलस ए है, बी का मॉडुलस बी है, लेकिन कोस थीटा का मान 0 है, तो 0 से गुना करने पर ये सब क्या हो गया 0, यानी कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन कोस थीटा इक्वल टू 0, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू 0। अर्थात दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपको यहाँ पे मिल रहा है। कभी भी सिद्ध करना हो कि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ पे ए डॉट बी किया जाता है, 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसके बाद हम लोगों का पांचवा प्रॉपर्टी है कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ओ से एक वेक्टर आपको इधर ए की दिशा में जा रहा है वेक्टर ए, और ओ से एक वेक्टर आपको इधर बी की दिशा में जा रहा है वेक्टर बी। ठीक है, तब जाकर के दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, यानी दो सदिश एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हो तब जाके 180 डिग्री का कोण बनता है ना। और आप जानते हैं कि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो -1, इसीलिए नोट किए कि इफ थीटा इक्वल टू 180 देन cos थीटा इक्वल टू हो गया -1, और ए डॉट बी का मान निकालेंगे तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और ये हो गया आपका ए डॉट बी इक्वल टू, तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, तो ए का मॉडुलस ए, बी का मॉडुलस बी, या कोस थीटा का मान -1, तो -1 से गुना किया तो -ab हो गया। यानी कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन कॉस थीटा इक्वल टू -1, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू -ab। अर्थात दो सदिश एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपने देखा कि दो वेक्टर एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिला, नेगेटिव मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में है कि
आपका आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, तो इसका मान 1 होता है। आप पूछ सकते हैं कि 1 कैसे होता है, तो आइए इसको हम आपको बताते हैं कि 1 कैसे होता है। जैसे आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब आप यहाँ आई डॉट आई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, आई का मॉडुलस, फिर हो जाएगा आई का मॉडुलस, है ना, और दोनों के बीच का कोण यानी 0। तो आई मतलब यूनिट वेक्टर है या किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है। फिर ए भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मॉडुलस 1 हो गया। और cos 0 डिग्री का मान भी 1, तो ये टोटल को गुणा किए तो क्या आया, 1 आया। इसी प्रकार जे डॉट जे का भी मान 1 आएगा, के डॉट के का भी मान 1 आएगा। तो इसको हम लोगों को याद रखना है ना, कि समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी को आपको यहाँ समझाए भी हैं, अर्थात 2 समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सदा 1 होता है। इसको आपको याद रखना है कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसका मान हमेशा 1 होता है। इसके बाद आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इसका मान 0 होता है। कैसे, तो अगर आई डॉट जे करें तो आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस और दोनों के बीच का कोण, तो आई का मतलब हुआ आपका एक्स एक्सिस, है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, और जे का मतलब हो गया वाई एक्सिस। तो आई का मतलब एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर जे होता है, दोनों के बीच में 90 का कोण बनता है। इसलिए आई डॉट जे, तो आई का मॉडुलस जे का मॉडुलस और दोनों के बीच का कोण 90 है, तो cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए टोटल गुना किए तो 0 हो गया, है ना। तो इसलिए समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सदा 1 होता है, जबकि 2 असमान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सदा 0 होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब जितना हम लोग पढ़े हैं अभी तक आज के क्लास में, इस सब का निचोड़ आपको अब हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इस निचोड़ को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसे याद रखिएगा। नंबर 1 में याद रखना है कि ए डॉट बी इक्वल टू स्केलर, ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, एक स्केलर होता है। नंबर 2 में याद रखना है इसका डिफिनेशन कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा। इसमें से आप cos थीटा का मान निकालते हैं तो, और cos थीटा इक्वल टू, तो ए डॉट बी में ए के मॉडुलस बी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो आपको cos थीटा का मान मिल जाता है। या सीधे अगर कहीं थीटा निकालना हो तो थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स, है ना, ए डॉट बी बाई ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, यानी इस cos को RHS में भेज देंगे तो ये टोटल के पहले आपका क्या होगा, इन्वर्स लग जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स दिए गए हो, ए और बी दिया हो और दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग हमेशा थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स ए डॉट बी बाई ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 3 नंबर में याद रखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है ना। 4 नंबर में याद रखेंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू, तो ए का मॉडुलस तो बी का प्रोजेक्शन ए की दिशा में, है ना, या ए डॉट बी इक्वल टू बी का मॉडुलस तो ए का प्रोजेक्शन बी की दिशा में, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉडुलस तो बी का प्रोजेक्शन है, बी का मॉडुलस तो ए का प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जो है इसी प्रोजेक्शन से हम लोगों को अगर कोई 2 वेक्टर मालूम हो, 2 वेक्टर ए और बी दिया हो और उसमें से किसी एक का प्रोजेक्शन पूछे, जैसे मान लीजिए बी का प्रोजेक्शन आपको निकालना हो या ए का प्रोजेक्शन निकालना हो, तो अगर बी का प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, ए डॉट बी में ए का मॉडुलस से भाग दे देंगे, है ना। यानी कि यहाँ याद रखेंगे कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए PROJ डॉट, मैंने प्रोजेक्शन पढ़ना है इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ए डॉट बी में बी के मॉडुलस से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी का मान होता है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग पढ़े, ए डॉट बी का मान होता है बी का मॉडुलस तो ए का प्रोजेक्शन, तो अगर ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी में बी के मॉडुलस से भाग दे दिए, है ना। इसी प्रकार प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना हो तो ए डॉट बी में बी ए के मॉडुलस से भाग देंगे, यानी ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी में बी के मॉडुलस से भाग देंगे, और बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी में ए के मॉडुलस से भाग देंगे। फिर इसके बाद ए डॉट ए, तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, तो आइए इसको भी हम बताते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करना है तो ये हो जाएगा ए का मॉडुलस, फिर ए का मॉडुलस और cos दोनों के बीच का कोण तो 0 होगा, क्योंकि वेक्टर ए के साथ 0 डिग्री का ही कोण बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि वेक्टर ए डॉट ए का मान क्या है, तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि ए डॉट ए इक्वल टू ए के मॉडुलस का स्क्वायर। फिर इसके बाद इफ ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर लंब हो, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। उसके बाद इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना, यानी यदि वेक्टर ए का मान आपका दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और वेक्टर बी का मान दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2 के, है ना, तब देन तो ए डॉट बी हमको निकालना है। तो पहले ए का मान लिखेंगे यहाँ a1i प्लस b1j प्लस c1 के डॉट, फिर इसके बाद a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डॉट करेंगे, है ना। किस तरह से, तो देखिए आपको बताते हैं किस तरह से इसमें डॉट करेंगे। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी इक्वल टू, तो यहाँ a1i से डॉट करेंगे टोटल में, यानी a2i प्लस b2j प्लस c2 के प्लस फिर b1j से इसमें डॉट करेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे b1j डॉट, तो ये हो जाएगा आपका a2i प्लस b2j प्लस c2 के फिर प्लस अब c2 के से c1 के से डॉट करेंगे टोटल में, यानी कि a2i प्लस b2j प्लस c2 के में। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई ए डॉट बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, इसमें कीजिएगा तो a1 a2 आई डॉट आई का मान होता है 1, है ना, प्लस फिर ये हो जाएगा आपका a1 b2, लेकिन आई डॉट जे का मान 0, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और असमान के 0, तो यह समान है तो 0, फिर आई से के में करेंगे तो असमान है तो ये भी हो जाएगा 0। इसी तरह इसमें बढ़ेंगे प्लस, है ना, तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका b1 से इसमें, तो जे से आई में किए तो 0 प्लस ये हो जाएगा b1 b2 जे डॉट जे तो 1 फिर जे से के में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा के से आई में 0, के डॉट जे तो असमान है 0, और c1 c2 के डॉट के का मान 1। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ए डॉट बी का मान आपको क्या मिला, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं कि इफ़ वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1 के एंड वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2 के, है ना, देन तब a डॉट b इक्वल टू, तो i को i के साथ यानी a1 a2 प्लस j को j के साथ प्लस b1 b2 प्लस k को k के साथ यानी c1 c2 गुना कर देते हैं। तो जब दो वेक्टर दिया हो, a का मान दिया हो, b का मान दिया हो, आपको a डॉट b निकालना है, तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ गुना करके जोड़ देते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, और कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन बताए हैं। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आज जो थ्योरी पढ़े हैं उसका यूज करना आप सीख पाएंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में